और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 4 महीनों से जारी जंग आखिरकार खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक शख्स ऐसा है जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, जिस तरह से ये पूरा फैसला हुआ है, ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 60 दिनों के अंदर किस तरह से यहाँ पर सहमति बनेगी। हालांकि राहत की खबर जरूर लोगों के लिए सामने आई है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, तो ये माना जाए कि 60 दिनों के अंदर बाकी बातों को लेकर भी अगर कोई असहमति है तो वो भी बन जाएगी, यानी उस पर भी सहमति बन जाएगी। तो पूरी दुनिया ने फिलहाल राहत की सांस ली है और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई, लोगों के अंदर एक तरह से उम्मीद जगी है कि 60 दिनों के अंदर और भी ज्यादा बेहतरी हो सकती है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान सामने आया है। हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान, तो 60 दिनों के बाद हॉर्मुज में वसूला जाएगा शुल्क, ये ईरान ने कहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान, ईरान अमेरिका को जवाब देना जानता है, ये गालिबाफ ने कहा है। तो 60 दिन बाद हॉर्मुज में वसूला जाएगा शुल्क। 60 दिनों तक के लिए शुल्क नहीं है। हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर ईरान का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। तो हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर ईरान ने कहा है कि 60 दिनों के बाद हॉर्मुज में फिर से शुल्क वसूला जाएगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ये टोल लिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बड़ा बयान माना जा रहा है। तो ईरान अमेरिका को जवाब देना जानता है, ये भी गालिबाफ ने कह दिया है। तो देखिए, हॉर्मुज को लेकर एक तरह से बड़ी खबर है कि 60 दिनों के अंदर जहां बात सामने आ रही है कि अभी हॉर्मुज को खोला जाएगा, लेकिन तकरीबन 60 दिनों के बाद ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखिए कि जिस तरह से हॉर्मुज को खोलने की बात कही जा रही है, तो ये भी समझना होगा कि आखिर हॉर्मुज को खोल तो दिया जाएगा, लेकिन 60 दिनों के बाद अगर फिर से टोल लगता है, फिर क्या कुछ स्थिति बनेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी और रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तरह से राहत की खबर सामने आ रही है साय सर, और ऐसे में ये माना जाए 60 दिनों का एक तरह से एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन अभी विस्तार से चर्चा इसी दौरान होगी। उसके बाद अब ये खबर भी एक सामने आ रही है कि 60 दिनों के बाद हॉर्मुज पर फिर से टोल वसूला जाएगा। ईरान की तरफ से बयान आया है। इस पूरे प्रकरण को कैसे समझे? जैन गीतो बहुत ही मिक्स्ड स्टेट में है, एकदम ही मिक्स्ड, डाइल्यूट, फ्रेजाइल। अगर ये पीस डील 60 दिनों में साइन होती है तो अभी भी हमको ये सोचना चाहिए कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से अमेरिका निकल पाएगा। एज ऑफ नाउ, लाइक यस्टरडे एंड डे बिफोर, मैं पर्सनली बहुत होपफुल नहीं हूँ। मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है। आखिरी क्षणों में वैंस का स्विट्जरलैंड नहीं जाना, ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं देना कि उनकी टीम जिनेवा पहुंच रही है कि नहीं। फाइनली ब्लैक एंड व्हाइट में किसी ने नहीं बोला कि कोई फर्दर डील साइन नहीं होगी। कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको वर्चुअली साइन कर दिया और पेजेश्कियान ने साइन कर दिया, और वो जो एक फिर से एक बार अपरेंटली झूठा क्लेम कि ईरानियन सुप्रीम लीडर ने इसको ओके कर दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। फिर से नो साउंड बाइट्स, ऑफ कोर्स नो वीडियोस। फिर जैसा कि आपने बताया कि इजराइल में कल भी आफ्टर दिस ट्रंप सिग्नेचर, कल भी एरियल अटैक्स हुए हैं लेबनान में, जबकि एमओयू का हिस्सा है कि अब सारे वॉर्स रोक दिए जाएंगे, ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। हिजबुल्लाह चीफ ने इसको वेलकम किया है विद अ कॉशन। बहुत ही मिक्स्ड है ये इस समय की फीलिंग, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी, इंक्लूडिंग एसेट्स रिलीज करेगा ईरान की, कितने करेगा। हाँ, एक दो चीजें जो पॉजिटिव हुई है वो ये है कि इजराइल में जो लोग फोर्स इवैक्यूएशन के साथ हटाए गए थे, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी, नई ऑक्यूपाइड टेरिटरी है आईडीएफ की, वहां पे कुछ लोग वापस लौटने लगे। ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है और ये एक मेजर रिलीफ है। हिजबुल्लाह के लिए भी एक फेस होगा कि हमने देखिए लोगों को वापस बुलाया। दूसरी तरफ हॉर्मुज से
शिप्स जी निकलने लगे हैं अब काफी मात्रा में। जी जी और बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग से भारी तबाही के बाद अमेरिका की कोशिश, जंग से जो भारी तबाही हुई है उसके बाद अमेरिका की कोशिश, युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में यूएस तो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में अमेरिका, ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान के सस्ते हथियारों से यूएस के महंगे हथियार बर्बाद हुए हैं, और जिसको लेकर अब एक बार फिर से कोशिश है यूएस की कि वो किसी भी तरह से अपने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाए। तो ऐसे माथुर सर, जिस तरह से अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात सामने आ रही है, तो क्या ये 60 दिन उसी के लिए तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिर कर दिया है। और इस पैसे को डालने के पीछे का रीजन ये है, हथियारों का प्रोडक्शन होगा तो बिकेंगे हथियार, तो बिकेंगे, किसको क्या होगा वो अलग बात है, पर वो तैयारी होगी तो उसके अंदर पैसा उन्होंने डाल दिया है। अब जो दुनिया के अंदर हथियारों की होड़ तो है, चली रही, वो तो खत्म नहीं होने वाली। और ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, तो इसमें खाली एक मतलब इसको फेक नहीं बोलना चाहिए, इसमें खाली एक लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में चर्चा के लिए चलता रहा, एक विषय चल पड़ा कि भाई उनके शांति संधि हो गई है, शांति वार्ता हो गई, अब युद्ध नहीं होगा। ठीक है, युद्ध नहीं होगा तो युद्ध रोका गया है, इसका तो ये इट्स नॉट स्टॉप, इट इज मतलब सस्पेंशन जिसको कहते हैं ना, सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंशन पीरियड है ये। और इसमें डिजिटल सिग्नेचर करके एक आदमी ईरान में बैठा हुआ है, पेजिशकिन, इधर ये फ्रांस में बैठे हैं और ग्रुप 7 की मीटिंग हो रही है, इसमें सारे दुनिया के लीडर्स हैं, उनके सामने उन्होंने एक प्रपोजल रख दिया और हो गया। अब यहाँ दो तीन बातें हमारे सामने आती हैं, तो उन्होंने कह दिया कि लेबनान को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो लेबनान में अब इजराइल अटैक नहीं करेगा, ये तो इजराइल के लिए कानून बनाया आपने, पर क्या हिजबुल्ला भी चुप रहेगा? ये किसी ने अभी बात नहीं बताई है। हिजबुल्ला अगर अटैक करता रहेगा तो उसको काउंटर अटैक होगा उसके पास। और दूसरा एक चीज इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो IRGC नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड्स थे, जैसे मिस्टर अहमदी, वाइदी और ये सब जितने इनके ग्रुप हेड्स थे, वो किधर है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये क्या इनके एलिमिनेट होने के बाद ही शांति संधि आई है, ये क्या है? ये सब चीजें, प्रश्न अब हमारे बीच में आने चाहिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में मनोज जी देखिए, जिस तरह से सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल है वो रुकेगा नहीं, हिजबुल्लाह पर वो अटैक करता रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ईरान को ये मंजूर नहीं होगा। देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी अब फील्ड में आ गए हैं और खुले तौर पर जो है इजराइल का आलोचना कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो डील हुआ है उसमें अब इजराइल को ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं है और इससे कुछ आगे होने को नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, वो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक लोगों को वो समझाने की अब कोशिश करेंगे सब अपने अपने स्तर से, कि जो समझौता हुआ है 14 पॉइंट्स पे, उसमें उनकी जीत हुई है। अमेरिका में भी हम लोग जान ही रहे हैं कि मिड नवंबर में जो है मिड इलेक्शन होने वाला है, और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस सब फील्ड में आ गए हैं। और ये भी एक मैसेज आ रहा है कि रिपब्लिकन भी जो है इस समझौता को लेकर के, उनको भी एक अपना रिजर्वेशन है, वो भी कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है युद्ध से हटने का, युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ईरान जिस रूप से मिडिल ईस्ट में एक पावर के रूप में उभरा है, उसका और इकोनॉमिकली उनको डैमेज करना चाहिए। वहीं अगर ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान से भी जो स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल जो है समझौता पे कायम नहीं रहता है तो फिर से हम युद्ध करेंगे। तो उसी स्तर पर जो है इजराइल की भी अगर हम बात करें, वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाला है, नेतन्याहू का एक एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ के लोग को भी स्तंभ लग रहा है कि ये कैसा हो गया। इसमें इस युद्ध में इजराइल को फ़ायदा क्या हुआ, ये भी नेतन्याहू को बताना पड़ेगा अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि इजराइल के दबाव में ही अमेरिका आगे आ गया। अब जो है अमेरिका दबाव बना रहा है इजराइल पे कि आप जो है युद्ध को आप आगे मत बढ़ाइए, लेबनान में जो आप हमला कर रहे हैं उसको आप बंद कीजिए। जो आपका नीति रहा है कि साउथ लेबनान या एक्सपेंशन की जो नीति रही है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, कि जिस तरह से समझौता हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब हालांकि ये समझौता मात्र 60 डेज के लिए है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से US में भी इलेक्शन होने वाला है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका को इसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा।
हालांकि ईरान के लिए कुछ बिल्कुल, यानी इशू कि जो हालात बने हुए हैं दोनों देशों में, चाहे यूएस की बात करें, चाहे हम इजराइल की बात करें, तो वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं सिचुएशन पर। और उसी के तहत हम ये देख रहे हैं कि ये जो पीस टॉक है या एमओयू है, साइन कर लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान से डील पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। ईरान को बातों से नहीं, काम से परखा जाएगा। तो प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले सत्ता से गए, यूएस देखेगा नई सरकार क्या कदम उठाती है। तो ईरान को बातों से नहीं, काम से परखा जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी के उपराष्ट्रपति ये बयान दे रहे हैं कि ईरान को बातों से नहीं, जबकि उसके काम से परखा जाएगा। किस तरह का काम वो कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले सत्ता से जा चुके हैं और यूएस देखेगा कि नई सरकार क्या कदम उठाती है। विकास भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। विकास, देखिए जिस तरह से यहाँ पर यूएस ने सीधे तौर पर बात कह दी है कि नई सरकार क्या कदम उठा रही है, यानी पूरी नजर ईरान पर बनी रहेगी। लेकिन क्या ईरान अपने आप को इस तरह से देख रहा है कि वो अमेरिका के नीचे काम करेगा या उसकी खुशी के लिए काम करेगा? देखिए, अभी दोनों की तरफ से एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग है, और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। दोनों देश बेशक एक दूसरे का समझौते के लिए राजी जरूर हुए हैं, 60 दिनों में उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा भी लिखी जाएगी, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। और क्या इजराइल चुप बैठेगा, ये भी देखना होगा। और ऐसे में अभी भी समझौते में क्या क्या चीजें हो पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखिए, अभी तक हॉर्मुज को लेकर भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अभी खुलेगा, वहां पे क्या माइंस हैं जो उन्होंने बिछाई थी या नहीं है, अगर हैं तो उनको किस तरह से वहां से हटाया जाएगा, कितना समय लगेगा, और क्या उसके बाद ही जो पोर्ट्स हैं ईरान खोलेगा, अमेरिका ईरान के पोर्ट्स खोलेगा, जो यूरेनियम है उसको लेके कहां पर आके बात बनेगी। ये भी बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस होनी है, और डिस्कस होने के बाद ही चीजों को ये कहा जाएगा कि समझौता हुआ है। फिलहाल अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत हुई है, ये पहला स्टेप चला है। उस स्टेप के बाद क्या ये अगले स्टेप तक पहुंच पाएंगे, वहां पर जाके वहां तक जाके क्या क्या परेशानी होगी। क्योंकि देखिए, एक धड़ा ऐसा भी बीच में जो है कहीं बैठा है जो नहीं चाहता ये डील हो, ये लड़ाई बंद हो। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करेगा कि लड़ाई एक बार फिर से जल्दी जारी हो। दूसरी तरफ जो नुकसान के आकलन की बात हो रही है, जिसको लेके पैसे की बात चल रही है कि ईरान को पैसा चाहिए, ईरान की फ्री संपत्तियां जो है वो उसको वापस दी जाएं, वो दी भी जाएंगी तो कब तक दी जाएंगी, क्या उसको किस तरह से, किस मैनर में उसको दिया जाएगा, क्या एक साथ दिया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, वो भी एक बहुत क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस बहुत हैं, अभी कंफ्यूजन्स बहुत है। हालांकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था दोनों देशों पर ये डील साइन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, तो वो शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन क्या वाकई ही ये शुरुआत किसी अच्छे नतीजे की तरफ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा गंभीर अभी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में यहाँ पर शायद सर, क्योंकि यहाँ पर सब अपने अपने फायदे के लिए इस तरह का फैसला ले रहे हैं कि एमओयू साइन कर लिया जाए, 60 दिनों के लिए सीज फायर कर दिया जाए, और उसके बाद साथ के साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो ये बयान है ये भी एक तरह से कोई राहत देने वाले नहीं है। ये भी भड़काऊ बयान की कैटेगरी में आते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि ईरान किस तरह से काम कर रहा है, वहाँ की सरकार कैसे काम कर रही है। क्या ईरान को ये सोच और ये तरीका बयान का समझ में आएगा? क्या वो इसे एक्सेप्ट करेंगे? जबकि पूरी तरह से लग रहा है कि वो यूएस के नीचे रहकर कभी काम नहीं करना चाहते, लेकिन यूएस ये दिखाना चाहता है, जिस तरह से बयान सामने आया कि देखिए हमारे नीचे ईरान आ चुका है और हम देखेंगे कि वहां की सरकार कैसा काम करती है। पिछले 3-4 दिनों से ईरान की तरफ से जो भी बयानात आए हैं उनकी अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप कि अमेरिका की तरफ से क्या बयानात आए, तो इसमें ईरान इज हैविंग अ अपर हैंड। उन्होंने ज़्यादा फर्म, ज़्यादा स्टर्न अपने मंशाओं को दर्शाया है, और जबकि अमेरिका की तरफ से मेरे हिसाब से अज्ञात कारणों से वो कुछ ज़्यादा सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस दिखा है, चाहे वो वेंस के वक्तव्य हों या ट्रंप के वक्तव्य हों। ये बहुत क्यूरियस है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अमेरिकन को भी ट्रंप ये बताना चाहेंगे कि वो यहाँ क्यों गए थे, ईरान में क्यों गए थे और वापस क्या करके आए। इसका एक फिर से हम अगर ऑब्जेक्टिवली इसको देखेंगे तो ईरान की मिलिट्री डिग्रेडेशन बहुत हैवी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेजर मिलिट्री डिग्रेडेशन हुई है, 10 से 15 साल पीछे हैं वो अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री के इंफ्रा के हिसाब से। सिमिलरली इकोनॉमिकली उनको बहुत डैमेज हुआ है, 13 से 15 हजार टारगेट्स मारे गए हैं, बर्बाद हुए हैं, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम और पैसा लगेगा, तो वहां पीछे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें
तो उनकी मिलिट्री के जो कहते हैं चिंक्स इन द आर्मर वो बैडली एक्सपोज हुए हैं कि वो कितनी खराब मिलिट्री है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम में कितना पोरस है, उनके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कितने फ्रिजाइल हैं। ये मेजर एक्सपोज हुआ है पूरे दुनिया के सामने। ईरान वापस से 28 फरवरी से पहले जिस स्थिति में था, अब इस एमओयू के बाद उससे बेहतर स्थिति में दिखने की कोशिश कर रहा है, माइनस द मिलिट्री एंड द इंफ्रा डैमेजेस। अब वो ऑयल पे उनके प्रतिबंध हटने की बात है। वैंस ने बोला है कि कल से शायद उनका सेल ऑफ ऑयल और उनके पोर्ट से आवाजाही परमिट कर दी गई है। एमओयू में कहीं ना कहीं ये हिस्सा है जिसकी अभी भी हमें आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं है गीतू कि एमओयू में क्या क्या है। दे आर नॉट ऑफिशियली टेलिंग, दे आर कीपिंग द कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट। और वो सीक्रेट भी कुछ बातें, कल ये समझ में आया कि कुछ सीक्रेट बातें चल रही हैं पीछे। 1% चांस है आपके, जस्ट टू बी वाइल्ड इन आवर इमेजिनेशन, कि ये भी एक डिसीट का हिस्सा हो यूएसए और इजराइल का, टू गेन एक्सेस टू ईरान एंड स्टार्ट अनदर सडन सरप्राइज मूव खार्ज की तरफ या मेनलैंड जो पोर्ट्स हैं इनके सदन ईरान में। ये एक बार इस डील को करके ईरान को हल्का सा ईज आउट करके फिर से एक्सेस गेन करके कुछ सडन चीजें कर सकते हैं। तो दिस डील कैन बी अ पार्ट ऑफ अ डिसीट। कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस में ये बहुत डीप होता है। लेट अस होप कि ऐसा ना हो। इजराइल इज अ गेनर आउट एंड आउट, इस बात को मैं बार बार कहूंगा कि उनको जो लेबनान में चाहिए था उससे ज्यादा मिला है। वो लेबनान में फिजिकली काफी अंदर घुसे हैं। हिजबुल्लाह को उन्होंने अच्छे से बर्बाद किया है, इतना ज्यादा कि हिजबुल्लाह अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं। पिछले एक महीने से अगर आप छोटे मोटे हमले जब तक हिजबुल्लाह और इजराइल रहेंगे वो चलते रहेंगे एक दूसरे पे। लेकिन नेतन्याहू ने स्टेडीली बोला है कि हम इस एमओयू का हिस्सा नहीं है, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा एक्शन चलता रहेगा, लेकिन सेटलर्स वापस आने लगे। तो इजराइल इज अ गेनर, ईरान अपीयर्स टू बी अ गेनर एट दिस स्टेज। 28 फरवरी से बेहतर स्थिति में वो निकल रहा है, माइनस द मिलिट्री डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक डैमेजेस। अमेरिका लुक्स लाइक अ लूजर इन द लास्ट 10 डेज अगर आप बोलेंगी तो। हर चीज पे उनकी बातों को ईरान ने ऑफिशियली काटा है। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी को वापस उन्होंने बोला है कि 7 और दिन के यहाँ बाद पर हम सर शुरू ये भी करेंगे। तो देखिए कि जो इजराइल है उसने भी सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो लेबनान पर हमले जारी रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे कैसे देखा जाए? ये दिखाता है कि इजराइल का जो अक्टूबर इलेक्शन है वो नेतन्याहू के लिए बहुत ही डू एंड डाई वाला चीज है। हालांकि वहां के ज्यादातर लोग इस अटैक के, इस वॉर के समर्थन में हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया कितना भी इसको ये प्रोजेक्ट करे। हाँ, नेतन्याहू एंड ट्रंप की दोस्ती, अगर आप पिछले साल को याद करें, जैसे एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती बहुत चर्चित थी, बट इट हैड फॉलन अपार्ट। यहाँ पे भी ये पर्सनल इक्वेशन मे बी फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने अपनी तरफ से नेतन्याहू के लिए कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं पब्लिकली जो नेतन्याहू को हर्ट किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंस चेंज नहीं किया। ही इज वेरी क्लियर। और इस पे ईरान भी चुप है कि नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि हम वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे फिजिकली फ्रॉम लेबनान, अगर वो कह रहे हैं कि हम हमास पे हमले, हिजबुल्लाह पे हमले जारी रखेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया है, कल भी एयर स्ट्राइक की है, और ईरान इस पर चुप है। इस मुद्दे को लेकर जब ये टॉकिंग टेबल पर आएंगे आज या कल, जब भी ये डिस्कशन चलेगा, जो कि फाइनल सिग्नेचर ऑफ द डील, अभी एमओयू पे सिग्नेचर्स हुए हैं, वो भी वर्चुअल हुए हैं, और क्या पॉइंट्स हैं हम नहीं जानते। वो 14 पॉइंट जो डील का हिस्सा होने वाले हैं, उसमें ईरान इजराइल की गतिविधियों को कैसे डील करेगा या कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो देखना बचा हुआ है गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में माथुर सर, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि इजराइल किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर इजराइल यहाँ पर बात नहीं मानता अमेरिका की, तो दोनों देशों के संबंध कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इजरायली लड़ाई लड़ रहा है, सपोर्ट तो पूरा अमेरिका का है, तो क्या कुछ मजबूरी रहेगी अब इजराइल के सामने? इजराइल के सामने कोई मजबूरी नहीं है, उनके सामने उनका देश है पहली प्राथमिकता, क्योंकि नेशन फर्स्ट उनकी थ्योरी यही है। और इस पूरी थ्योरी के अंदर अमेरिका जो भी कुछ बीच में बोलता, जो भी कुछ बयानबाजी हुई इनकी आपस में, वो उसको बोलते हैं नूरा कुश्ती जैसी होती है। तो हम तेरे को ये बोलेंगे तो हमको ये बोलना, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने बात कर। क्या है कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों को इलेक्शन फेस करना है। एक को नवंबर में फेस करना है, एक को अक्टूबर में फेस करना है। तो आने वाले 3 से 4 महीने में वहाँ इलेक्शन का माहौल रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या, इलेक्शन जब होगा वहां पे, तो मानसिकता वहां के लोगों की क्या है? इजराइल का आदमी कभी इस ढंग से नहीं सोचता। हिंदुस्तान में हम कहते हैं वो इलेक्शन हो रहा है, कौन वोट देगा, क्यों नहीं देगा, वो देश के लेके कर रहा सारा कुछ प्रधानमंत्री, तो इसलिए उसके वो इजराइल में कोई परेशानी नहीं।
ये स्थिति अमेरिका में हो गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो ये पोजीशन बना रहे हैं, अभी तक अमेरिकन ट्रूप जहां भी दुनिया में गए वो वहां पे जाके कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल वर्क नहीं कर पाए। 20 साल ये लोग इजराइल उसमें रहे, अफगानिस्तान में जब 20 साल रहे तो इन्होंने वहां 2 ट्रिलियन अमाउंट की खर्चा किया। तो अब एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर 1 ट्रिलियन अमाउंट आप अफगानिस्तान के डेवलपमेंट पे खर्च करते तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे सुंदर देश बन जाता। तो आपने बर्बादी करने में उसको पैसा 2 ट्रिलियन अमाउंट खर्च कर दिया। यही पैसा आप 1 ट्रिलियन बचाते और अपने देश के अमेरिका में खर्चा करते तो आज अमेरिका के जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ के रोड्स हैं, इनकी हालत खराब होती जा रही है। इतने साल पुरानी गाड़ी रोड्स हैं, तो आप उसको भी ठीक कर सकते थे। ये सारा पैसा आप डाइवर्ट कर सकते थे। तो अब क्या है कि इकोनॉमिकली वो लोग उसको एक प्रोजेक्शन ला रहे हैं सामने। अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को दोनों तरफ से उपयोग करते हैं कि भाई हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, इसलिए मैं देश का खर्चा बचा रहा हूँ और मैं ऐसा कोई समझौता नहीं कर रहा हूँ। अब ये सवाल उठता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो ईरान में बनवाया गया, ऐसा 1960s के अंदर सबसे पहले अमेरिका ने ही एक छोटा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इनको लगा के दिया था ईरान को। तो इनको तब से वो चाक लग गई कि हम एटम बम होना चाहिए। तो आप 1960 से तो पूरे देश के अंदर मानसिकता बना रहे हैं कि एटम बम कि उनको दिमाग में एक एटम बम होगा दुनिया हमारी इज्जत करेगी। ये जो सोच है बड़ी खतरनाक है कि हमारे पास एटम बम होगा तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारी सुनेंगे। तो ये जो एक सॉवरेनिटी का जो एक बड़प्पन का जो आदत होती है, उसके लिए आप उसको बीमारी डाल रहे हो। और आज ये आगे बढ़ गया। जैसे पहले बीच में इजराइल और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे, पर डे वहाँ पे एक जहाज जाया करता था तेहरान से। बिल्कुल। और अब क्या इन दोनों देशों के संबंध रहेंगे ये भी देखना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बता दें आपको, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।